Hello everyone, I hope you all must be having a great time. It's me Gaurav from Ved Science. I welcome you all to this wonderful session of Ved Science. So now you can subscribe to our channel and also you can press the bell icon for the regular updates. So yes, let's get started with this wonderful session of Ved Science. So yesterday I have covered nationalism in India with respect to 4 सीरीज NTSC स्पेशल सीरीज जो कि 4 पार्ट में डिवाइडेड थी और मैंने वो कवर कर दी है पूरे अच्छे से। अब हमारा एक काम ये रह गया है कि उसके ऊपर जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो चलिए अभी एक अच्छा और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, rather important chapter. Alright, so do subscribe to our channel for that is Ved Science and press the bell icon for the regular updates. Now फेडरलिज्म संघीय, जी हाँ, NTSC स्पेशल सीरीज स्टेज 1 एंड स्टेज 2। अब ये एक ऐसा टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। संविधान में वर्ड फेडरलिज्म का जिक्र तो है ही नहीं, बट फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया के गवर्नेंस सिस्टम में, ठीक है। अब इसका क्या रोल है, क्या महत्व है इस टॉपिक का, वो हम देख लेते हैं। फेडरलिज्म फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. तो ये एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम होता है जहां पर जो पावर का डिवीजन है वो सेंट्रल अथॉरिटी और जो उसके वेरियस यूनिट्स होते हैं, जो वेरियस सबऑर्डिनेट यूनिट्स होते हैं, उनके बीच में जो है पावर डिवाइड कर दी जाती है, ठीक है। एक तो पावर होगी सेंट्रल अथॉरिटी के पास और एक पावर होगी लोकल अथॉरिटी के पास या उसके सब यूनिट्स के पास। तो इसको बोलते हैं फेडरलिज्म। सो इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ये गवर्नमेंट का एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसा सिस्टम है जहां पर पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है या डिवाइड कर दिया जाता है। बेसिकली डिवाइड कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन से अच्छा तो डिवीजन है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन में करते हैं, बट यहां पर पावर का डिवीजन होता है बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड अ स्टेट अथॉरिटी, ठीक है। अब उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली वी हैव बोरोड फ्रॉम कनाडा। ऑलराइट, सो कैनेडियन मॉडल से हम लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं एंड वी हैव अडॉप्टेड दिस मॉडल फ्रॉम कनाडा, दैट इज फेडरलिज्म। सो यूजुअली अ फेडरेशन हैज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। One is the government for the entire country and one the government responsible for few subjects of common national interest, ठीक है। सॉरी आई मीन, तो इसमें 2 लेवल होते हैं, एक तो होता है सेंट्रल लेवल और एक होता है स्टेट लेवल। जो सेंट्रल लेवल होते हैं वो नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट को डील करते हैं। नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए, जैसे रेलवेज हो गया, फाइनेंस हो गया, डिफेंस हो गया, ठीक है, रोड्स एंड डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजें जो है वो नेशनल डेवलपमेंट में आ जाती है। ऑलराइट, सो एंटायर कंट्री, सो द गवर्नमेंट विच एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रनिंग द कंट्री ऑन द कॉमन नेशनल प्लेटफॉर्म, दैट इज रिलेटेड टू द national government or the central government. All right, then you have the state government. Up state government at the level of provinces or the states that look after much of the day to day administration of the state, ठीक है। तो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो उनके लोकल डेवलपमेंट नीड्स हैं, जो उनके जो लोकल लेवल पे उनकी जो समस्याएं हैं उसको कैसे रिजॉल्व करना है, तो ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। एंड बोथ द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट एंजॉय द पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है
ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट में इंटरफेयर करेगा, ना तो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में इंटरफेयर करेगा। ठीक है, दोनों का जो रोल रहेगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा, दोनों किसी के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, अगर मैं आपको बताऊं आर्टिकल 50 क्या बोलता है? सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव होगा वो जुडिशियल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगा, जुडिशरी अपना काम करेगा। ऑलराइट, सो देयर इज अ प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर, देयर इज द प्रॉपर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो ये है फेडरलिज्म। अब और बेहतर इसको समझने के लिए मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूं विद रिस्पेक्ट टू फैमिली ए और फैमिली बी। फैमिली ए में 4 लोग हैं, फैमिली बी में 4 लोग हैं, मदर फादर ब्रदर एंड सिस्टर। विद रिस्पेक्ट टू फैमिली बी, मदर फादर ब्रदर एंड सिस्टर। फैमिली ए जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी मान लो, और फैमिली बी जो है उसको मान लो आप फेडरल अथॉरिटी, यानी कि यूनिटरी और फेडरल। तो फैमिली ए जो हो गया वो यूनिटरी अथॉरिटी हो गई। अब फैमिली ए में जो भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होगी वो जाएगी फादर के पास। ठीक है, वो जाएगी फादर के पास, यानी कि फादर जो भी डिसीजन लेगा वो तीनों मेंबर्स को मानना पड़ेगा, वो तीनों मेंबर्स के लिए एप्लीकेबल होगा और उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो रिजेक्ट नहीं कर सकते। दे डू नॉट हैव द पावर टू रिजेक्ट द अथॉरिटी ऑफ फादर। एज कंपेयर टू फैमिली बी, यहां पर सबके पास इंडिपेंडेंट पावर्स हैं, यहां पे सबके पास इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कोई किसी के फंक्शनिंग में इंटरफेयर नहीं करेगा। मदर को कुछ पसंद है तो वो मदर कर सकती है, फादर को जो भी पसंद है वो फादर करेगा विद रिस्पेक्ट टू ब्रदर एंड सिस्टर। तो यानी कि हमने दो फैमिली का एग्जांपल लिया, फैमिली ए और फैमिली बी। ठीक है, तो दोनों फैमिलीज में से जो यूनिटरी फैमिली थी वो तो हो गई एक सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है, यानी कि जो फादर है उसके हाथ में सारी पावर्स है और वो पावर्स फादर ही एंजॉय करते हैं। कुछ लिमिटेड पावर्स हैं जो कि बच्चों के पास भी है और मदर के पास भी है, बट वो एंजॉय नहीं कर सकते। मगर जो फैमिली बी है, फैमिली बी में सबके पास इंडिपेंडेंट पावर्स हैं, सब लोग अपने पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। ऑलराइट, नाउ सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी सिस्टम एंड अ फेडरल सिस्टम। देखिए एनटीएससी स्टेज 2 में ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू यूनिटरी सिस्टम, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू यूनिटरी सिस्टम और अ फेडरल सिस्टम दी। ठीक है, तो आपको इनमें से जवाब पहचानना है। तो बहुत सिंपल है, यूनिटरी सिस्टम जैसे मैंने फैमिली ए और फैमिली बी का आपको एग्जांपल दिया, आप उसी से समझ सकते हैं। देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब फैमिली ए में मैंने आपको बताया था कि 4 लोग हैं। ठीक है, तो फादर जो है वो मेन अथॉरिटी है, फादर अगर कुछ भी बोलता है तो उनको मानना पड़ेगा। और देयर आर सब यूनिट्स विच आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सब यूनिट। तो यानी कि फादर मदर और सिस्टर, मदर सिस्टर एंड सन, दे आर द सब यूनिट्स ऑफ फादर। ठीक है, तो यानी कि देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और अगर दूसरी लेवल होती भी है तो दे मस्ट बी सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर आ जाता है फेडरल सिस्टम, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड लोअर लेवल इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, तो प्योरली फेडरल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो 2 लेवल होते हैं और दोनों लेवल इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगे। वहीं यूनिटरी सिस्टम में द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी की पूरी अथॉरिटी होती है कि अपना कुछ भी ऑर्डर, कोई भी डिसीजन वो पास कर सकती है लोकल गवर्नमेंट पे या स्टेट गवर्नमेंट पे या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है कि आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि
इन मैटर्स, आप किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन यहां पर जो है वो रेगुलेशन है, ठीक है, आप नहीं कर सकते। यूनिटरी सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहां पर यू हैव टू आंसर, यू आर आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, आप जवाबदेही होंगे यहां पर यूनिटरी सिस्टम में, क्योंकि यू आर सबऑर्डिनेट यूनिट, you are not an independent unit, although you have been given the independent power, but you are subordinate to the central government, you are subordinate, you do not have, I mean, more independent power, ठीक है, इंडिपेंडेंस जो आपकी है वो एक लिमिटेड वे में है यहां पर, so you are answerable to the central government. On the other hand, in the federal system, state government has powers of its own for which it is not answerable to the central government. बहुत ही सिंपल भाषा में, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की पावर होती है और स्टेट गवर्नमेंट जवाबदेही नहीं होती सेंट्रल गवर्नमेंट को। वो कुछ भी चाहे अपना रूल बनाए, रेगुलेशन बनाए, लॉ बनाए, पॉलिसी बनाए, एक्ट बनाए, अपनी मर्जी से अगर वो कुछ भी करना चाहते हैं वो करे, बट उनको जवाबदेही नहीं होगी, किनको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये एक मेजर इंटरवेंशन है इसका। तो यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम, अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में लाई नहीं करती। आवर कंट्री डज नॉट लाई इन एनी ऑफ दीज टू सिस्टम्स एंड रादर इट इज नोन एज ऑफ द फेडरल सिस्टम। सो दिस इज द रीजन दैट इट हैज बीन कॉल्ड अ क्वाज़ी फेडरल, एंड ऑल्सो द वर्ड फेडरलिज्म इज नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म कहीं, फेडरलिज्म का जो जिक्र है वो कहीं भी नहीं है, ठीक है। नाउ चलिए अब डिस्कस करते हैं इसका ये जो मेजर पॉइंट है जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है। बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल, ऑलराइट, दे आर आंसर, ऑल्सो आई मीन फाइन, यूनिटरी सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, जो भी सिस्टम है, बट कॉमन जो चीजें हैं, जो एक कॉमन आइडेंटिटी रहेगी वो क्या रहेगी? द गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल इन जनरल, दे आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल इन जनरल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देन फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, नाउ व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म? Now there are two or more levels or tiers of government. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे आसान फीचर यही है, ठीक है। टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल, ठीक है। एंड देयर कुड बी मोर लेवल। जैसे अगर मैं इंडिया के केस में बात करूं, सो देयर इज अ सेंट्रल अथॉरिटी, देयर आर स्टेट अथॉरिटीज and local self institutions in the name of पंचायती राज institutions, PRIs, पंचायती राज, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने अगले सेशन में। Different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. Now different tiers of government govern the same citizen. Central, अब आप मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जो सरकार है या कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो आपको वो आपको गवर्न करती है, ठीक है। एंड सेम वे यू आर गवर्नड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो, ऑलराइट। तो जो ज्यूरिसडिक्शन है वो अलग हो जाता है। क्या अलग हो जाता है? ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि जो स्पेसिफाइड एरिया होता है, जो लीगल अथॉरिटी होती है, जो लीगल एरिया हो जाता है वो अलग हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यूरिसडिक्शन अलग होगा, स्टेट गवर्नमेंट का ज्यूरिसडिक्शन अलग होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप स्कूल जाते हैं। अब स्कूल जाने के बाद स्कूल में जब आप एंटर करते हैं तो स्कूल में कुछ स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप स्कूल जाते हैं प्रॉपर स्कूल ड्रेस में, ठीक है। और आप मान लीजिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहां पर एज सच कुछ ड्रेस का मैटर नहीं होता, आप कुछ भी घर के कपड़े पहन के जा सकते हैं। वहां पर एज सच कुछ फॉर्मल
रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, जो कि स्कूल्स में आपको वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। अब इसी से आप समझ जाइए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, स्कूल is a type of government, is a one type of government, and coaching institute is a one type of government. Now they are governing the same students, they are governing the same students, but the jurisdiction is different. Jurisdiction is different with matters in the specific matters of legislation, taxation and administration. ठीक है, जो उनका लीगल एरिया है वो डिफरेंट होगा, मगर एक ही सिटीजन को वो गवर्न कर रहे हैं। नाउ the jurisdiction of the respective levels of or types of government are specified in the constitution, so the existing and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. For example, आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, आपके पास एक प्रॉपर ड्रेस कोड है, प्रॉपर आप टाई पहन के जाते हैं और प्रॉपर टाइम टेबल आप फॉलो करते हैं, लंच ब्रेक कब होना है वो प्रॉपरली मेंशन होता है। सो दीज आर the written rules, there are written rules, there are written structures, ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, किसी के जुरिस्डिक्शन में कंफ्यूजन ना हो। स्टेट गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो अपना काम करते रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो अपना काम करते रहे। तो कहने का मतलब ये है, जो उनका जुरिस्डिक्शन है, जो उनका लीगल एरिया है, कि कैसे वो गवर्न करेंगे एक स्पेसिफिक सोसाइटी को या एक स्पेसिफिक सिस्टम को, वो सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होता है। It is being written in the constitution. Okay, so the existing and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. यानी कि कुछ confusion ना रहे, ठीक है, सब कुछ clear and एकदम crisp रहे, ठीक है, एकदम clear रहे पिक्चर, किसी को कुछ confusion ना हो कि हमारी पावर क्या है, हमारी अथॉरिटी क्या है। So that is the reason the authority, the powers, the levels, each and everything they are written in the constitution and they are constitutionally guaranteed, ताकि कुछ confusion ना हो, ठीक है। Now the fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. Such changes require the consent of both the levels of government. हाँ जी, फेडरल सिस्टम में की ये जो खासियत है वो ये है, द फंडामेंटल प्रोविजंस, कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, रूल ऑफ लॉ हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गई एंड मेनी अदर थिंग्स। तो कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जो कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर को गवर्न करते हैं कंट्री के, और वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते बिना अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट की रजामंदी से। यू कैनॉट चेंज that fundamental structure, okay, and such changes require the consent of both the central and the state government, both the levels of government. All right, so you have to follow a mechanism, there is a protocol in governing the institutions, in working of the institution, there is a protocol to be followed. तो वो जो प्रोटोकॉल होते हैं वो क्या करते हैं, वो गवर्न करते हैं फंडामेंटल स्ट्रक्चर को। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ऐसी हैं जो कि दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की रजामंदी से ही होगा। अगर एक पीछे हट जाती है तो वो प्रोविजन चेंज नहीं हो पाएगा, ये ध्यान में आप बात रखना। देन कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जी हाँ, अब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाती है या कुछ भी एक्ट बनाती है, तो उस एक्ट को इंटरप्रेट करने के लिए जो मेजर फंक्शनिंग है वो आती है जुडिशरी की, वो आती है कोर्ट की। सो कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सही है, किस पैमाने पे सही है, कौन सी चीज होनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए, वो कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा। एंड द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ इंडिया इट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो हियर द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर इफ देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ द रिस्पेक्टिव पावर्स। अगर दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट अड़ जाएं कि ये तो मेरी अथॉरिटी है, ये मेरी अथॉरिटी है, ये पावर मेरे अंडर आती है या वो पावर मेरे अंडर आती है,
तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, जो जुडिशरी है वो इंटरफेयर करेगी, वो लीगल वैलिडिटी देखेगी, वो मोरालिटी देखेगी, ठीक है, वो लीगल सैंक्टिटी देखेगी, लीगल एस्पेक्ट देखेगी कि किसके पास वो उस पावर की अथॉरिटी होगी। तो ये काम किसका है? ये काम कोर्ट का है। ऑलराइट, देन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में या कुछ ऐसे एक्ट्स में जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, ठीक है, जो फाइनेंशियल मैटर्स है, वो सब लिखे हुए हैं, वो सब स्पेसिफाइड है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि इस साल इतना पैसा मिलेगा, अगले साल कितना मिलेगा, या उससे अगले साल कितना मिलेगा। ठीक है, हमारे इंडिया में सेंट्रल और सेंट्रल जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म है वो आरबीआई देखता है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखती है। ठीक है, तो जो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो गवर्न करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, और स्टेट में स्टेट फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, वो अलग से होती है। ऑलराइट, तो जो उनका सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, दैट इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बनी रहे, कंफ्यूजन ना रहे कि उसके पास इतना पैसा गया, मेरे पास इतना क्यों आया। ठीक है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो भी पैसा, वो बेसिकली जो डिवाइड करता है पैसा, वो स्टेट वाइज के हिसाब से डिवाइड करता है, कि ट्राइबल एरियाज के हिसाब से डिवाइड करता है कि किसके पास पैसा, मतलब किसको ज्यादा जरूरत है, किसको ज्यादा डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इंटरवेंट करने की जरूरत है, एंड सो ऑन। तो ये डिसाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नाउ द फेडरल सिस्टम thus has dual objectives to safeguard and promote unity of the country while at the same time accommodate regional diversity। जी हाँ, फेडरल सिस्टम का एक मेन मकसद, एक मेन मुद्दा क्या रहता है? दो ऑब्जेक्टिव, दो उद्देश्य रहते हैं। पहली तो कंट्री में यूनिटी लाना, ठीक है, उसको प्रमोट करना, उसको सेफगार्ड करना। ठीक है, इंटीग्रिटी, यूनिटी, ठीक है, ताकि कंट्री को तोड़ा ना जा सके, लोग आपस में मिलजुल कर रहें। और दूसरी तरफ एट द सेम टाइम इट एकोमोडेट्स रीजनल डाइवर्सिटी, यानी कि कंट्री में जितनी भी रीजनल डाइवर्सिटी है, जितने भी रिलीजन के लोग हैं, जितने भी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं, डिफरेंट ट्राइब्स हैं, और बहुत सारे कल्चरल डाइवर्सिटीज हैं, हेरिटेज एंड सो ऑन, तो उनको एकोमोडेट करना, उनको मेन स्ट्रीम में लाना, उनको प्रॉपर सिस्टम में रखना, तो ये फेडरल सिस्टम का फीचर होता है। ऑलराइट, तो ये थे इंपॉर्टेंट हमारे फेडरल सिस्टम के फीचर्स। ऑलराइट, अब आ जाते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म्ड। तो ऐसे दो जरिए जिसके द्वारा, ठीक है, फेडरेशंस को बनाया गया, अब वो क्या है, वो रूट्स क्या है? पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशंस एंड दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ यूएसए एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ इंडिया। देखिए, बहुत सारे इंडिपेंडेंट यूनिट्स जो हैं वो आपस में मिल जाते हैं टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, ताकि वो अपनी सॉवरेनिटी को मेंटेन कर सके, वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन कर सके, उनकी सिक्योरिटी बढ़ सके। देखिए, अगर सब अपने अपने इंडिपेंडेंट यूनिट बना लेंगे और फेडरेशन के साथ मिलने से इनकार कर देंगे, तो उनकी सिक्योरिटी को नुकसान पहुंच सकता है, खतरा पहुंच सकता है कि भैया ये तो इंडिपेंडेंट है और ये तो छोटा सा यूनिट है, इसको तो कभी भी अटैक किया जा सकता है। तो फेडरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उस केस में नहीं हो सकती। ठीक है, इसको ऐसे समझिए। तो यानी कि अपनी इंटीग्रिटी को, अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी यूनिटी को, अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज अगर करना है, सो यू हैव टू कम टुगेदर टू मेक वन सिंगल कंट्री। सो दिस वाज द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है, कमिंग फ्रॉम डिफरेंट to form a bigger unit. All right, then
एग्जाम्पल के रूप में यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। अब इस कैटेगरी में जितने भी फेडरेशंस हैं और जितने भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, सबके पास इक्वल पावर होती है। ऐसा नहीं है कि कोई एक डिफरेंट स्टेट जो है उसके पास ज्यादा पावर है। सबके पास अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, सबके पास अपने अलग अलग कोर्ट्स हैं, सबके पास अपनी अलग अलग सिटीजनशिप है, यहां तक कि नागरिकता भी अलग है। इफ यू आर सिटीजन ऑफ न्यूयॉर्क, यू आर ऑल्सो सिटीजन ऑफ मिसिसिपी एंड सो ऑन। तो ये चीज है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या है, एक सेंट्रल अथॉरिटी ने फेडरेशन को होल्ड किया हुआ है, ठीक है, एंड इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू लेयर्स, मेनी सिस्टम्स, मेनी स्टेट्स, ठीक है। Where a large country decides to divide its power between the constituent units, the constituent states and the national government. तो national government is the central government, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक नेशनल गवर्नमेंट है ही, उसके बाद बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स भी है हमारे पास, ठीक है, अलग अलग स्टेट है इंडिया में। इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ फेडरेशन, ठीक है। तो बेल्जियम का आपने एग्जांपल पढ़ा होगा, ठीक है, अकोमोडेशन इन बेल्जियम, जो कि पावर शेयरिंग में आपने पढ़ा होगा। ऑलराइट, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल विज़-अविज़ द स्टेट्स। यस, अब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी लेजिस्लेशन या कोई भी लॉ अगर ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिवोक करने की पावर है, ठीक है। देन वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स। बहुत ऐसा रेयर होता है कि पावर जो है वो अनइक्वल होगी, मतलब ठीक है, बहुत ही ऐसी रेयर कंडीशन आती है, ठीक है। सो वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स। ऑलराइट, कि पावर इक्वल होगी ऐसा बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है, अनइक्वल पावर ही होती है। ऑलराइट, कि स्पेशल पावर जो है वो ग्रांट, मतलब जो पावर होती है, जो एक्चुअली जो मेन अथॉरिटी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी जो है वो कम होती है विज़-अविज़ सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑलराइट, एंड सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स। ऑफ कोर्स कुछ यूनिट्स को स्पेशल पावर मिल सकती है। फॉर एग्जांपल, आपने केस सुना होगा जम्मू एंड कश्मीर का, अब तो नहीं है वैसे, बट जब इसको इंडियन यूनियन में इंक्लूड करने की बात आई थी, ठीक है, तो उसको स्पेशल स्टेटस दिया हुआ, उसको स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था। आर्टिकल 370 के रिस्पेक्ट में आपने सुना होगा, ठीक है, अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370, जो कि स्पेशल प्रोविजन देता है फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बट ऐसा अब तो नहीं है, वो रिवोक कर दिया गया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑलराइट, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर द्वारा उसको हटा दिया गया था। तो कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जहां पर स्पेशल पावर्स को ग्रांट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इंडिया के केस में मैंने आपको समझा दिया, जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370। सो दिस वाज डन। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपको इतना तो क्लियर हो चुका होगा कि फेडरलिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, उसका गवर्निंग स्ट्रक्चर क्या है, कैसे वो काम करता है, कैसे वो चलता है। तो आपको बहुत ध्यान से इसको वीडियो को दोबारा से देखना है, दोबारा से समझना है। एंड इफ़ यू आर ऑल्सो स्टडिंग फॉर CBSE, सो देयर इज़ नथिंग हार्म इन इट। आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको ज्ञान ही मिलेगा, नॉलेज ही मिलेगी, ठीक है। और आपको और आप इसको अपने आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हैं। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल और घंटी बजाइए फॉर द रेगुलर अपडेट्स। दैट इज वेद साइंस। सो I'll take your leave. Thank you and have a very wonderful